नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज़ और मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य। रोज की तरह हमारे साथ है प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी और आज है हमारे साथ शहर के प्रमुख समाज सेवी वीके अग्रवाल। उनसे जानेंगे कि कोरोना संकट में जो सामाजिक संगठन है वो क्या कर रहे हैं। पहले शुरुआत करते आज की प्रमुख खबरें। आज कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। एम्स के डायरेक्टर ने चेता दिया कि जून जुलाई में यह सबसे चरम पर जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कई मजदूर ट्रेन की चपेट में आ गए। आज ही आइए बात करते हैं कोरोना को लेकर। सर, आप कल हमने जिक्र किया था, जिसमें WHO का भी हमने जिक्र किया था कि कोरोना का अभी संक्रमण काल आया नहीं है, तेजी आई है, अभी पिकअप नहीं हुआ। क्या कहेंगे? आज एम्स के भी डायरेक्टर ने भी ये बात कही। ना बिल्कुल, देखिए लगातार हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और ये बिल्कुल वही चीज़ें होने जा रही हैं जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और डायरेक्टर ने तो बिल्कुल ही चेता दिया है कि जून और जुलाई बड़े पैनिक वाले महीने रहेंगे। और मुझे लगता है जिस तरह के हालात अब दिखाई दे रहे हैं हमें लॉकडाउन थ्री में, तो वो तस्वीर बिल्कुल बन रही है। केसेस बढ़ रहे हैं और शराब की दुकानों के बाद जिस तरह लोग बाहर निकल आए हैं, कोई फिजिकल डिस्टेंस ही नहीं है, तो ये स्थिति बड़ी भयंकर होने वाली है। फिर मैं यही कहूँगा कि एक बहुत बड़े लॉकडाउन की तैयारी हो रही है और हमें कहीं ना कहीं जो है उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। इसके संकेत मिल रहे क्या कि लॉकडाउन और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा? देखिए, अगर मौतें होंगी और संख्या बढ़ेगी मरीजों, तो स्वाभाविक इसके बाद कोई रास्ता नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात ये लोग खुद कहेंगे। आप ये देखना कि जिस तरह की हालात हो रहे हैं, लोग खुद यही कहेंगे कि हमें लॉकडाउन ही सबसे बड़ा वो हैगा। जाहिर है कि किसी को जो है मौत प्यारी नहीं है, तो खुद ही लोग जब कहेंगे तो फिर सरकार के भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि उन्हें घरों में कैद कर दिया। ये बड़ी प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। चीन के वुहान शहर को 74 दिनों बाद खोला गया, लेकिन इंडिया में 50 दिनों के बाद। लोग कह रहे हैं कि इंडिया में भी उस तरह की सिचुएशन आ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन देखिए चीन वाले लोग बड़े शांत रहे, लेकिन हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई थी उस पर कि बंद कर दिया गया। वहाँ का सिस्टम हमारे सिस्टम वो बहुत चेंज था, क्योंकि जो अचानक ही हुआ वहाँ पे, तो थोड़ी प्री प्लानिंग के बाद हुआ गया। हमारे यहाँ लगातार 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा और 25 को लॉकडाउन कर दिया गया। तो हुआ ये कि जो लोग जहाँ फंसे थे वो बड़ी परेशानी उनमें हो गए और इसी वजह से लोगों ने उंगलियाँ उठाई। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जिस तरह से अब ये लोग अपने घर पहुँच रहे हैं, तो ये बड़ी तैयारी का हिस्सा है। फिर लोग खुद कहेंगे कि साहब हमें जो है लॉकडाउन में रहना चाहिए। जी हाँ, पेट की भूख उन्हें अपने गांव की ओर ले जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, रास्ते में ट्रेन मालगाड़ी आई, उनको अपने चपेट में ले लिए। घटना इसमें हमारे बीच है, बात करूंगा सर उनसे। अग्रवाल जी हैं, मैं उनसे भी इस बारे में सवाल जी 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 जी। अब मैं आपसे ये करूँगा कि आप बताइए कि आप लॉकडाउन के पक्ष में हैं या नहीं हैं। आप बताइए, आप एज ए सामाजिक बताएं, मुझे एज ए सिटीज़न बताएं, क्या लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन अगर नहीं बढ़ेगा, जितनी हम देख रहे हैं कि लगातार मौतें, अगर हम गाजियाबाद को ही लें तो पहले अभी 3 दिनों का आंकड़ा लें, पहले 6, फिर 9, फिर 12, और इसी तरह पूरे देश में देखें तो मौतें रोज़ बढ़ रही हैं। और जो आंकड़ा 30 जनवरी को 1 का था, वो आज जो है 56,000 पे पहुँच गया। और अब हमने लॉकडाउन को बिल्कुल बहुत ही हल्के ढंग से ले लिया है। अगर हम गाजियाबाद की सड़कों पे घूमें तो हमें लगेगा ही नहीं कि कहीं लॉकडाउन है। पुलिस लेकिन एक बात इसमें ये आती है, क्या लोग कह रहे थे घरों में कैद कर दिया गया, परेशान थे। सरकार का वो जो 22 मार्च वाला फैसला था, वो 25 मार्च वाला, वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला था क्या? नहीं, वो फैसला बिल्कुल सही था। और अब लोग जो है इसको लॉकडाउन की तरह नहीं ले रहे हैं। अगर हम छोटी कॉलोनियों में जाएं, अगर हम सेक्टर 23 देखें, हम नंदग्राम देखें, हम शास्त्री नगर देखें, तो आप किसी वक्त निकल जाइए, आपको इस तरह की चहल पहल लगेगी, आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ लॉकडाउन है। एक सवाल और है वीके जी आपसे, क्या जो सरकार ने शराब की दुकानें खोली हैं, तो ये सही फैसला है क्या? बिल्कुल गलत फैसला है, मैं इसका निंदा करता हूँ। शराब की दुकान तो बिल्कुल भी नहीं खोलनी चाहिए। शराब की दुकान खोलने का कोई औचित्य नहीं था। और जो इन्होंने शराब की दुकान खोली, जिसके पीछे ये लॉजिक दे रहे हैं, वो लॉजिक भी गलत है। इन्होंने कहा कि राजस्व के भरपाई के लिए कर रहे हैं, तो आपने भी डिस्कस किया कि सरकार के पास तो बहुत खजाना है, इतना पैसा आ गया है। आपके पास एक लिस्ट भी है, जो आपके पास लिस्ट भी है कि इतना पैसा सरकार के पास आ गया कि ज़रूरत नहीं उसके रेवेन्यू की। अब ये मतलब सरकार वैसे ही कर रही है सब कुछ कि हमारा ख़जाना खाली है। कितना, आप बताइए कितना पैसा सरकार के पास आ गया है? सरकार के पास सलामत जी, जो सांसद 2 साल की सांसद निधि है, यदि हम उसे देखें तो 8,000 करोड़ वो आ जाता है। उसके बाद में 1,500 करोड़ रुपए टाटा ने दिया है।
इसके बाद में करीब 5,000 करोड़ रुपए अजीम प्रेमजी विप्रो वालों ने दिया है, और सरकारी कर्मचारियों ने सांसदों की तनख्वाह से ही 24 करोड़ रुपए आया है, और जो नौसेना, सेना, वायु सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह से जो कटौती हुई है वो भी 500 करोड़ है। टोटल मिलाकर यदि हम इसको देखें तो ये करीब 15,000 करोड़ से ऊपर है। तो जिस तरह की हम लोग बात कर रहे थे कि शराब का जो खोला है, तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार राजस्व भरने का तो कर ही रही है। इसके अलावा ये फैसला शराब वाला बड़ा भारी पड़ेगा, क्या आपको क्या लगता है? जी हाँ, ये शराब वाला जो फैसला है वो ऐसे समय लिया गया जब कोरोना अपने मध्यकाल में, अभी कोरोना पीक पर नहीं पहुंचा। हो सकता है कि शराब की बिक्री से जिस तरह से लोग सड़कों पर उतर गए उससे संक्रमण का दायरा और बढ़ सकता है। आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार से डिमांड करी है। हम लोगों ने, याद होगा आपको, हमने कहा था कि विपक्ष की भूमिका ये है कि वो सरकार को सुझाव भी दे। तो आपको क्या लगता है कि आज जो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने जो बात की है, उससे क्या सरकार को संज्ञान लेगी? आज राहुल गांधी ने कहा कि जो जोन की पहचान है वो जिला लेवल और राज्य के लेवल पे होना चाहिए। हम लोग पहले से ही ये कहते आ रहे हैं कि जो कौन सा शहर किस जोन में है इसका निर्धारण स्वास्थ्य मंत्रालय वहाँ दिल्ली में बैठ के वहाँ के अधिकारी नहीं कर सकते, वो ग्राउंड लेवल पे यहाँ के अधिकारी ही करना चाहिए। हमने उदाहरण देकर कहा था कि मुजफ्फरनगर जिला जहाँ पे सिर्फ 23 मामले हैं उसको रेड जोन में दे दिया, और गाज़ियाबाद जिला जहाँ 56 मामले उस समय तक आ गए थे उसको ऑरेंज जोन में दे दिया। रामपुर में मात्र 7 मामले हैं, वो रेड जोन में है वो। जी, रामपुर में सिर्फ 7 मामले हैं, उसको रेड जोन में दिए। इसीलिए आज राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता के उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ पीएमओ के लेवल पे फैसला नहीं लिया जा सकता। इस तरह के महामारी के लिए हमको फैसला लेने के लिए राज्य सरकारों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ेगा, और सभी जो राजनीतिक दल है उनको साथ बैठकर एक सर्वसम्मति से फैसला लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, पूरी डिटेल बता दी है, बिल्कुल सही बात है। ये एक चीज़ और बताया था कि जो शराब की दुकान खोली है उस पर एक चीज़ और मैं आपकी जानकारी देना चाह रहा हूँ। जिला प्रशासन ने जो सब्जी वालों के लिए 2 बजे तक का समय दिया है कि सब्जी वाले 2 बजे तक सड़कों पर रहेंगे। राशन की दुकान 4 बजे तक के बाद बंद हो जाएंगी, लेकिन शराब की दुकानें शाम को 7 बजे तक खुलेंगी। ये इसका मतलब है शाम तक आदमी सड़कों पर रहेगा, फिर काहे का लॉकडाउन रह गया। आज सर मेरे पास कई व्यापारियों का फ़ोन आया कि वो कह रहे हैं कि प्रशासन की ओर से शाम को 4 बजे तक किराने वगैरह की दुकानें खोलने की इजाज़त, लेकिन 2 बजे बाद ही पुलिस की जिप्सी आती है और सायरन बजाकर लोगों को बंद करने को कहते हैं। ये तो शिकायतें आ रही हैं इस तरह की कि जो है असल में ज़रूर है क्या कि अगर ये 2 बजे से पुलिस नहीं कहना शुरू करेगी तो शायद वो 4 बजे तक बंद भी नहीं करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस की तक मजबूरियाँ भी हैं, और ये बात सही है। लेकिन जैसा भी अग्रवाल साहब ने कहा कि भाई राशन की दुकान और सब्जी तो 4 बजे तक है और बाकी शराब की दुकानें 7 बजे तक, ये समझ से परे है हमारे कि इस तरह के फैसले किस तरह हो रहे हैं। जी हाँ, ये समझ से परे हैं कि आखिर शराब की दुकानों को शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त क्यों दे जा रही है। आज एक और घटना यूँ कहे कि खबर है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर स्थिति को संभालने में अक्षम रहने की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करी, क्या कहें सर? नहीं, देखिए ये तो इस तरह की तो ये उनकी राजनीति है, विपक्ष हैं ज़ाहिर है इस्तीफा मांगेंगे। लेकिन अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ऐसा शायद किसी राज्य का मुख्यमंत्री कोई नहीं कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव जी विपक्ष में है, जाहिर है उनका तो काम है इस्तीफा मांगना, तो ये तो उनकी राजनीति का एक पार्ट हो सकता है। बट उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हम लोग देख रहे हैं, एज ए मीडिया पर्सन भी देख रहे हैं, जिस तरह के मुख्यमंत्री 11 मेंबर की टीम के साथ काम कर रहे हैं, नो डाउट वो बहुत ध्यान दे रहे हैं। और अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता बड़ा राज्य हैगा, पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो जाहिर है यहाँ कहीं ना कहीं परेशानियाँ तो होंगी, लेकिन इस्तीफा मांगने वाला तो उनका राजनीति का अपना पार्ट है। इन कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तरह कार्य किया और कैसे कैसे फैसले लिए, आइए राय जानते हैं समाज सेवी वीके अग्रवाल जी का। क्या कहेंगे सर? सरकार ने जो फैसले लिए हैं उनमें
काफ़ी फैसले सही हैं। अगर इतने वो फैसले नहीं होते तो आज हम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की तरह हमारे यहाँ भी लाशों को ढेर लगे होते। आज पूरे देश, क्योंकि वो इतने साधन संपन्न है, वो इतने विकसित है, तो भी इस कोरोना के देते को नहीं रोक पाए। एक सवाल और है अग्रवाल साहब से मेरा, भट्टाचार्य जी, जैसे अभी इस तरह शराब की दुकानें खुली और वहाँ पे लोग जाके लगे, तो कहीं शिकायत आपके पास भी आई कि जो लोग राशन लेने वाले थे जो फ्री का, वो शराब की दुकानों पर चले गए, इसलिए शायद आपने जो अपनी रसोई बंद कर दी है शायद आपने। इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जो मैंने 50 दिन तक लोगों को खाना, दोनों टाइम खाना बांटा। उसके बाद में जिस दिन ठेके खुल गए तो मैं केवल अपने आत्म निरीक्षण के लिए मैं देसी शराब के ठेके पर जो संजय नगर गुलढेर में है वहाँ गया। तो वहाँ पर मैं देखा कि वो लोग जो मेरे साथ मेरे से खाना लेते दोनों वक्त, उनमें से 10-15 लोग मुझे जो है वहाँ पर लाइन में लगे मिले। मुझे इतनी आत्मग्लानि हुई, मैंने उसी वक्त ही अपने यहाँ जो भंडारा दोनों टाइम चल रहा था वो मैंने बंद कर दिया कि जब ये इन लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था तो आज इनके पास शराब पीने के लिए पैसा कहाँ से आ गया। लेकिन इसका चलिए ख्याल रखिए, हो सकता है कुछ इस तरह की सभी ऐसे लोग नहीं होते हैं अब हो, लेकिन अधिकतर इस तरह की शिकायतें मिली हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं जो होता है गेहूं का घुन भी पिस जाते हैं, तो हो सकता है कि इस तरह के लोग भी हों। कुछ और संगठन और समाज सेवियों ने भी ये फैसले, आज मेरे पास एक पत्र आया सोशल चौकीदार के शर्मा का, उन्होंने भी यही बात कही कि उन्होंने जब से देखा कि जो लोग राशन लेने में खड़े थे वो भी शराब की लाइन में खड़े थे, तो उन्होंने भी राशन देना वो बंद कर। एक मिसाल है ना कि वो सरकार से मिले तेल तो दामन में ले लो, तो ये लोगों की सोच बन गई है उसमें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी हमें जो अपनी जिम्मेदारियां वो निभाना चाहिए, और इसमें सारी, क्योंकि जैसे हाथों की 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो हैं शराब के ठेके पर चले गए हों, शराब के ठेके पर चले गए हों, तो इसका भी ख्याल रखें, बट हम अपना जो जिम्मेदारी उसको भी निभाना चाहिए हमें। क्या कहेंगे सर? नहीं, जो ये बिल्कुल सही बात है, मैं सलामत जी की बात से सहमत हूँ कि हम रोज़ 2000 लोगों को खाना सुबह और 2000 लोगों को शाम को दे रहे थे, तो वो सारे लोग उस पर नहीं थे, लेकिन चूँकि 2-4 लोग गए उनको देखकर ही हमें लगा कि हम कहीं ऐसे लोगों को तो खाना नहीं बांट रहे हैं, तो इसलिए वो हुआ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 100% तो ऐसे कहीं भी नहीं हो सकते। वीके अग्रवाल जी कई संगठनों से जुड़े हुए हैं और इनका जो संगठन है परमार्थ समिति, ये रोज़ाना 2000 लोगों को खाना बांटती है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं रेल दुर्घटना की। भूख की पेट ने उन्हें गांव की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन अब इसे क्या कहे कि मालगाड़ी आई और सबको कुचल, किसको उसका जिम्मेदार ठहरा है? ये लापरवाहियाँ तो सही तरीके से सब रेलवे मंत्रालय की हैंगी, सबने देखा भी है जिस तरह से। और देखिए जब घटना हो गई है तो आज हमने देखा कि देश भर के रेलवे स्टेशन पर पुलिस बड़ी सक्रिय है, लोगों को हटा रही है। हमारी तो सबसे बड़ी जो परेशानी ये है कि जब हम घटना हो जाती है तब उससे सबक लेते हैं हम उससे। तो आप देखिए वो भूख की तलाश में थे, अपने घर जाने वाले थे, सरकार ने इंतज़ाम भी कर दिया था, लेकिन जिसके नसीब में मौत है तो जाहिर है क्या हो सकता है, कुदरत के फैसले के आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यही कहना है कि सरकार को समय रहते इस तरह के प्रयास करना चाहिए, कम से कम मॉनिटरिंग होना चाहिए कि जो लोग सड़कों पर हैं, जो पटरियों पे हैं, नहीं होना चाहिए। ये बड़ी दुर्घटना हुई है। और देखिए आप कल विशाखापट्टनम में जिस तरह से घटना हुई है, वहाँ तो ऐसे लोग बेहोश हुए हैं, 3 किलोमीटर का एरिया पूरा वो हो गया, वो तो ये दूसरा मिनी भोपाल बन जाता, लेकिन कंट्रोल कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ होती हैं और फिर जिम्मेदारियाँ उसकी तय भी नहीं हो पाती। हम और चक्करों में तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन सरकार इस तरफ भी ध्यान नहीं देती है। जी हाँ, जब घटना होती है तभी हम जागते हैं। इस कोरोना काल में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि गाज़ियाबाद क्या पूरे देश में लोग शादियों में बहुत खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अब कोरोना के बाद क्या शादियों में बेफिजूल के खर्च कम होंगे? आइए पता करते हैं समाज सेवी वीके अग्रवाल जी से। क्या कहेंगे सर, कोरोना ने शादी के खर्चे को कम करेगा? मैंने इस पे अभी एक टिप्पणी दी थी। मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अग्रवाल समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, हमने अपने समाज में अनेक बार शादियों की तड़क भड़क पे और देख दिखावे पे पैसे खर्च करने का विरोध किया, प्रतिबंध लगाए, लेकिन कहीं भी कारगर सिद्ध नहीं हुए। कारगर सिद्ध हुए तो ये कोरोना ने करी। तो मैं ये कहता हूँ जो काम हम नहीं कर पाए वो कोरोना ने कर दिखाया, और आज 5-5, 10-10 लोगों के साथ वो संपन्न घरों में शादियाँ हो रही हैं।
और बिल्कुल जो शादियों में लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते थे वो शादियां आज मात्र 5-7 हज़ार रुपये में हो रही हैं। जी हाँ, जो काम लोग नहीं कर पाए वो कोरोना ने किया, क्या कहेंगे सर? हाँ नहीं, सही बात है, लेकिन ऐसे कोरोना से हमें बचाए ऊपर वाला। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ देखिए, मजबूरी जो है सब कुछ करा देती है, ये मजबूरियाँ करा रही हैं। ज़ाहिर है जब पाबंदियाँ हैं तो आदमी क्या करेगा, जो तय भी हो चुका है। लेकिन हाँ ये ठीक है कि कहीं ना कहीं इससे सबक मिलेगा हमें। हो सकता है अगर हम आगे जाके इस तरह कम खर्चा करेंगे तो ऐसे भी काम चल सकता है। ज़रूरत नहीं है कि आप शोशा करिए, कि आप देखिए ना आपकी दुनिया में रौनक कहाँ है आज, सब रौनक ख़त्म हो गई है। वक्ती रौनक होती है, टाइमली होती है सब कुछ। ये अगर ये हम सोच लें कि हम हमेशा की ज़िंदगी के यही एक जीने का सच है। देखिए कोरोना ने जीने का तरीक़ा भी सिखा दिया है, आप ये भी एहसास करिए। तो कहीं ना कहीं कुछ इसका हो सकता है कि चीज़ें ऐसी हुई हम अडॉप्ट करें, और अच्छा है कि अगर आगे उसको अमल करा जाएगा तो ज़रूर इसका जो कुछ बचेगा वो हम गरीबों में मदद कर दें, लोगों की शादियाँ करा दें। इतना पैसा उठता है, अगर हम न जाने हम कितनी कई दर्जन लड़कियों की शादियाँ करा सकते हैं। तो अच्छी बात है, लोग ऐसा कर रहे हैं, इसको अगर कायम रखेंगे तो बड़ी बात है। जी हाँ, कोरोना ने ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल दिया और जीने का नज़रिया भी बदल दिया। कुछ कहेंगे सर? हाँ, मैं कह रहा था कि जिस तरह से ये शराब की दुकानें खुली हैं, तो ये जो यहाँ के मार्केट हैं उन दुकानों को भी, दुकानदारों को भी थोड़ा मौका देना चाहिए। चाहे वो अल्टरनेट डे में हो, चाहे वो ऑड इवन में हो, चाहे वो एक दिन घंटा घर खोल दें, एक दिन बजरिया खोल दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको मौका देना चाहिए। जिन्होंने 50-55 दिन पहले दुकान बंद कर दी, आज उनकी दुकान के कपड़े की दुकान में चूहे काट रहे हैं, या मिठाई दुकान में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि पुलिस की डर से वो दुकान नहीं खोल ले। तो इसमें भी दुकानदारों के उसको देखते हुए जब हम शराब की दुकान को खोलने का मौका दे सकते हैं, तो इनको भी थोड़े, चाहे हम दिन में 2 घंटे को दें, लेकिन दुकानदारों को मौका देना चाहिए दुकान को। ये मांग काफ़ी समय से उठ रही है कि जहाँ पे अगर संक्रमित है या मरीज है उस जगह को लॉक करके बाकी दूसरे जगह के मार्केट को खोलनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ठीक है, जो अच्छी बात है गवाह साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, इसमें भी ध्यान देना चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरह कोरोना ने हमारे ऊपर, हमारे जीवन शैली पर प्रभाव डाला है। कैमरामैन वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।